कम अज कम मैं तो फरामोश कर चुका था। मेरी निगाहों में वह जान खेज मंजर घूम गया जब कुछ अरसे पहले मैं और फतेह मोहम्मद शेखुपुरा के करीब इंडस्ट्रियल एरिया की कोठी में दाखिल हुए थे और सुल्तान चिट्टा के खूंखार कुत्तों ने हम पर हमला किया था। कुत्ता तेजी से हमारे पास आया। उसकी आवाज बुलंद और अंदाज जारहाना था, लेकिन फिर एकदम ही उसके तेवर बदल गए। मैंने देखा इमरान उसे पुचकार रहा है। फिर वो कुत्ते के बिल्कुल करीब चला गया, उसकी गर्दन को सहलाने लगा, उसकी थूथनी पर हाथ फेरने लगा। उसके जादू ने काम दिखाया। चंद सेकंड बाद कुत्ता बिल्कुल नॉर्मल नजर आने लगा। उसके ऊपर को उठी हुई दुम लटक गई। फिर वो किसी नादीदा चीज का पीछा करता हुआ लान के दरख्तों की तरफ चला गया। यह सब कुछ नाकाबिले यकीन लेकिन मेरी आंखों के सामने था। हम इमारत के अंदरूनी हिस्से की तरफ बढ़े। एक सुनसान कॉरिडोर से गुजरकर हम एक ऐसे कमरे के सामने पहुंचे जहां रोशनी हो रही थी। ये एक आम रहायशी कोठी थी। गिरदोपेश से अंदाजा होता था कि मकीन खासा खुशहाल है, लेकिन ज्यादा आला ज़ौक़ नहीं रखता। नहायत कीमती अशिया बेतरतीबी से यहाँ वहाँ बिखरी हुई थी। गालिब गुमान यही था कि स्वीटी उर्फ ऐश्वर्या राय को यहाँ अयाशी के लिए लाया गया है। शायद नेम प्लेट वाला सरकारी ठेकेदार अनिल मेहरा भी आज की रात स्वीटी से मुस्तफीद होने वाला था, बिल्कुल जैसे कुछ अरसा कबल यूसुफ फारूकी लाहौर में चंदू के शबाब से फैजियाब हुआ था। हम एक ऐसी रोशन खिड़की के सामने पहुंचे जिसका अंदरूनी पर्दा थोड़ा सा खिसका हुआ था। इमरान ने अंदर झांका। साइलेंसर लगा पिस्तौल उसके हाथ में था। इमरान के बाद मैंने खिड़की से चेहरा लगाया। अंदर कोठी के डाइनिंग हॉल में एक शानदार क्लासरूम का मंजर था। अंदाजा हुआ कि यह हकीकी क्लासरूम नहीं बल्कि क्लासरूम का सेट है। बहुत सी लाइट्स और 2-3 जदीद मूवी कैमरे नजर आ रहे थे। बच्चों की शानदार कुर्सियां, डेस्क, ब्लैक बोर्ड, प्रोजेक्टर, स्क्रीन और कंप्यूटर्स वगैरह सब कुछ इस क्लासरूम में मौजूद था। 2 अफराद इस सेट पर चकरा रहे थे, ताहम अदाकार वगैरह कोई दिखाई नहीं देता था। ये तो और मामला निकल आया, किसी फिल्म के सीन शूट हो रहे हैं। इमरान ने सरगोशी की, लेकिन वो औरत कौन थी जिसने कार से निकलने की कोशिश की? मैंने जवाबी सरगोशी की। हो सकता है कि हमें गलत फहमी हुई हो, दरवाजा इत्तिफाक से खुला हो। मगर 2-3 मिनट बाद इमरान का यह अंदाजा गलत साबित हो गया। हमें स्वीटी उर्फ ऐश्वर्या नजर आई। उसने एक टाइट साड़ी बांध रखी थी, कंधे पर शोल्डर बैग था। सेट पर लाने से पहले उसका मुनासिब मेकअप किया गया था। अभी कोई 2 घंटे पहले जब हमने स्वीटी उर्फ ऐश्वर्या को होटल की पार्किंग में देखा तो वो काफी खुशो-खुर्म थी, मगर अब सूरत हाल बिल्कुल बरअक्स नजर आती थी। वो बिल्कुल गुमसुम थी। उसकी काजल भरी आंखों में परेशानी और हरास के सिवा और कुछ नहीं था। लगता था कि उसे बहुत मजबूर करके यहाँ तक पहुंचाया गया है। गोल चेहरे वाला एक फरबा अंदाम गंजा पाई पी रहा था और कैमरामैन को मुख्तलिफ हदायत दे रहा था। दीगर 2-3 अफराद भी उसकी हदायत पर अमल कर रहे थे। मालूम हुआ कि यह शख्स इस फिल्म का हदायतकार है। कुछ देर बाद उसने स्वीटी उर्फ ऐश्वर्या राय को मुखातिब करते हुए कहा, अपना स्क्रिप्ट समझ रही हो ना तुम? यह मुंबई का हाईफाई इंग्लिश मीडियम स्कूल है। शहर के बाहसियत तरीन लोगों के बच्चे यहाँ पढ़ते हैं। तुम यानी ऐश्वर्या राय अपनी एक दोस्त के बच्चे के दाखिले के लिए यहाँ आई हो। प्रिंसिपल के शौहर, जो दरअसल इस स्कूल चेन का मालिक भी है, शराब के नशे में धुत दफ्तर में बैठा है। वो दफ्तर का अंदरूनी दरवाजा खोलकर तुम्हें इसी खाली कमरे में ले आता है। सब कुछ बड़े नेचुरल अंदाज में शूट होगा, बेहद नेचुरल अंदाज में, जैसे ये किसी खुफिया कैमरे से रिकॉर्ड किया गया है। हकीकत का रंग भरने के लिए कभी कभी तुम दोनों जज्वी तौर पर फ्रेम से आउट भी हो जाओगे, यानी सिर्फ तुम्हारा बालाई या नीचे का धड़ कैमरे में नजर आएगा। हम बाहर से उभरने वाली बेढंगी आवाजों को भी डबिंग में शामिल करेंगे। बात समझ रही हो ना तुम? स्वीटी उर्फ ऐश्वर्या राय खामोश थी। उसने सर झुका रखा था। डायरेक्टर ने गौर से उसकी तरफ देखा, फिर गर्ज कर बोला, ए आंसू क्यों बहा रही है? किसका देहांत हो गया तेरे खानदान में? स्वीटी एकदम फूट फूट कर रोने लगी। उसने डायरेक्टर के सामने हाथ जोड़ दिए। प्लीज राज साहब, प्लीज, मुझसे सब कुछ नहीं होगा, मैं नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती हरामजादी? क्यों नहीं? फिल्मों में काम करने के लिए नहीं आई थी यहाँ? तुझे फिल्मी में ले रहे हैं ना, ऐसी फिल्मों के लिए नहीं आई थी। मैं कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूंगी। प्लीज मुझे माफ कर दें। कुत्ते की बच्ची, बात तो ऐसे कर रही है जैसे किसी मंदिर की पवित्र गोपी हो। क्या क्या नहीं हुआ तेरे साथ? कितने लोग तेरे शरीर को शराबी कुत्तों की तरह बम्बोड़ते रहे हैं। अब ये कैमरे के सामने हो जाएगा तो कौन सा आसमान ढह जाएगा? मेरे लिए तो आसमान ही ढह जाएगा जी। मेरी बदनामी के इश्तिहार लग जाएंगे। मैं कैसे जाऊंगी पाकिस्तान? तूने अब वहां जाकर करना भी क्या है? यहीं पर तेरी 5 उंगलियां घी में और सर कढ़ाई में जाने वाला है।
तेरे लेख चमकने वाले हैं चंद्रमुखी। डायरेक्टर राज ने दांत पीस कर कहा। फिर मेकअप मैन से बोला, चलो दोबारा करो इसकी टिचंग। बेड़ा गर्क कर लिया आंखों का टसवे बहाकर। अब सब कुछ वाजे हो रहा था। स्वीटी उर्फ ऐश्वर्या को यहाँ किसी अयाश की शब रंगीन करने के लिए नहीं लाया गया था। यह और ही चक्कर था। अब रो पीट रही थी और ठीक ही रो पीट रही थी। वो दूसरी लड़की जो कार में यहाँ लाई गई थी और जिसने कार में से निकलने की कोशिश की थी, यकीनन इसका मामला भी यही था। अब क्या करना है? मैंने इमरान के कान में सरगोशी की। कुछ भी है, पाकिस्तानी है यार, इसको बचाना है, इमरान बोला। इससे पहले कि हम मजीद कुछ सोचते या करते, अंदर का मंजर कुछ तब्दील हुआ। डायरेक्टर राज के सेलफोन पर कॉल आई। वो खिड़की के करीब खड़ा था, उसकी आवाज़ हम तक साफ पहुंच रही थी। उसने कॉल रिसीव की। हेलो। फिर वो एकदम अटेंशन और मुअद्दब हो गया। जी सारू साहब, मैं बोल रहा हूँ जी। जी जी। ओ ये कैसे हुआ? राज के चेहरे पर तारीकी सी फैल की। वो कुछ देर तक दूसरी तरफ से की जाने वाली बात सुनता रहा। तब परेशान लहजे में बोला, ठीक है सारू साहब, मैं पैकअप करवाता हूँ। ओके जी। फोन बंद करके उसने खा जाने वाली नजरों से स्वीटी को देखा। तब अपने कारिंदों से मुखातिब होकर बोला, पुलिस के छापे की तड़ा मिली है, जल्दी निकलना होगा यहाँ से। 15 मिनट के अंदर अंदर सामान समेटो फटाफट, गाड़ियों में रखो। एकदम खलबली सी नजर आई। तमाम कारिंदे मसरूफ हो गए। क्लासरूम का सेट आनन फानन खत्म कर दिया गया। लाइट्स, कैमरे, साउंड सिस्टम सब कुछ उठा लिया गया। चंद ही मिनट में क्लासरूम फिर से ड्राइंग रूम नजर आने लगा। स्वीटी भी हमारी निगाहों से ओझल थी। खुशकिस्मती से हम अपनी जगह पर महफूज रहे। पोर्च की तरफ से गाड़ियां स्टार्ट होने की आवाजें आई। मेरा ख्याल है ये राज यहीं रहेगा। इमरान ठीक ही कह रहा था। राज अभी तक कमरे में मौजूद था और इत्मीनान से टीवी लगाकर बैठ गया था। एक हट्टा कट्टा मुलाजिम भी उसके आसपास ही मौजूद था। गाड़ियों की रवानगी के 8-10 मिनट बाद ही पुलिस इस कोठी में आन मौजूद हुई। अंदेशा था कि कोठी का जायजा लेते हुए पुलिस वाले इस तरफ भी आ जाएं। ऐसी सूरत में हम पीछे हटकर कोठी के पाएं बाग की तरफ निकल सकते थे। पुलिस के आने के फौरन बाद फरबा अंदाम राज उठकर किसी दूसरे कमरे में चला गया। उस कमरे से पुलिस वालों और राज की मध्यम आवाजें हम तक पहुंचती रहीं। करीबन 15-20 मिनट बाद हम पर इंकिशाफ हुआ कि पुलिस कोठी से वापस जा रही है। कलबन राज वगैरह पुलिस पार्टी को मुतमईन करने में कामयाब रहे थे। पुलिस की गाड़ी वापस चलेगी। बैरूनी गेट बंद होने की आवाज आई। फरबानदाम गंजाराज फिर से ड्राइंग रूम में आज मौजूद हुआ। वो अब काफी मुतमईन नजर आ रहा था। उसने विलायती शराब की बोतल खोली, गिलास निकाला और सोफे पर फैल कर बैठ गया। टीवी पर कोई तामिल फिल्म चल रही थी। अंदाजा हो रहा था कि कोठी में राज के सिवा भी 1-2 मुलाजिम ही हैं। इमरान ने दबी आवाज में कहा, चलो आओ, हदायतकार साहब से हेलो हेलो करें। हम खिड़की के सामने से हटे और घूमकर उस हिस्से में आए जहां से एक राहदारी अंदरूनी हिस्से में जाती थी। अल्सेशन कुत्ता बरामदे की जाली की दूसरी तरफ मौजूद था। उसने हमें देखा लेकिन शोर मचाने की कोशिश नहीं की, बस दोस्ताना अंदाज में दुम हिलाता रहा। सुनी सुनाई पर शक को शुबा हो सकता है, लेकिन आंखों देखी को क्यों कर छुटलाया जाए। ईरानी बिल्लियों के बाद यह कुत्ता भी इमरान की खुदादाद सलाहियत का ठोस सबूत फराहम कर रहा था। पिस्तौल इमरान के हाथ में था। तहम हम दोनों चौकस थे। हमें अंदाजा हुआ कि किचन में कोई मौजूद है। वो दरवाजे के बिल्कुल पास था और कुछ गुनगुना रहा था। इमरान ने मुझे इशारा किया। मैं तेजी से अंदर दाखिल हुआ और मुलाजिम पर चपटा। ये वही हट्टा कट्टा शख्स था जिसे हमने कुछ देर कबल ड्राइंग रूम में देखा था। मेरी कामयाबी यही थी कि मैं उस शख्स को आवाज निकालने का मौका ना दूं, और मैं कामयाब रहा। मैंने उसकी तवाना गर्दन अपने बाजू में जकड़ी और दूसरे हाथ से उसका मुंह ढांप लिया। उसने 4-5 सेकंड के लिए बहुत जोर मारा, फिर उसे पता चल गया कि काम भारी है। उसने मुसाहमत तर्क कर दी और डरी डरी नजरों से इमरान को देखा। इमरान ने पिस्तौल उसके सर से लगा दिया और खामोश रहने की हदायत की। किचन का दरवाजा इमरान पहले ही बंद कर चुका था। चंद सेकंड के वक्फे के बाद जब उस शख्स ने दोबारा मुजाहमत शुरू की तो इमरान ने घुटने की 2-3 शदीद ज़रबे उस तनोमंद शख्स के पेट में लगाई और उसका दम खत्म कर दिया। अगले 2-3 मिनट में उस शख्स ने वही किया जो हमने कहा। उसने बताया कि पुलिस वापस जा चुकी है। कोठी में राज साहब और उसके सिवा और कोई नहीं। वो यहाँ किचन में राज साहब के लिए तिक्का बोटी माइक्रो ओवन में तैयार कर रहा था। इसका नाम नजीब था। हमारे कहने पर उसने ओवन बंद किया और तिक्का बोटी प्लेट में निकाल ली। वो अभी कच्ची थी। हम इस प्लेट्स में राज के पास ड्राइंग रूम में पहुंचे। प्लेट मुलाजिम के हाथ में थी। इमरान पिस्तौल बदस्त उसके पीछे था। हमारे अंदर पहुंचने के बावजूद राज हमारी आमद से बाखबर नहीं हुआ। वो टीवी देख रहा था और हमारी तरफ उसकी पुश्त थी। लरजते कांपते मुलाजिम ने प्लेट राज के सामने तपाई पर रख दी। गोश्त तकरीबन कच्चा था। राज ने पहले अहर से गोश्त की तरफ और फिर मुलाजिम की तरफ देखा। और ये अपनी माँ का सर लाया है। अचानक उसे एहसास हुआ कि गड़बड़ है। उसने रुख फेरा। अक्कम में हम थे। राज का चेहरा तारीक हो गया और शराब का गिलास उसके हाथ में डगमगा गया। हमारे चेहरे नकाब के पीछे गुम थे। कौन हो तुम? उसे संभल कर पूछा।
इमरान कदरे भारी आवाज में बोला, तुम्हारी फुप्पी का अकड़ोता भाई हूं, अब समझ लो कि तुम्हारा कौन हूं, और खबरदार हाथ अपनी जेबों से दूर रखो वरना गोली सीधी सर में जाएगी। वो आखिर में फुनकारा, हाथ सर से ऊपर करो, मैंने हुक्म दिया। मुलाजिम नजीब ने तो फौरन अमल किया, मगर राज काम दिखा गया। उसे तेजी से शीशे की वजनी मेज इमरान पर उड़ती, वो शायद 2-3 गुना तेजी भी दिखाता तो अपना मकसद हासिल नहीं कर सकता था। इमरान ने बासानी खुद को मेज की जद से बचाया। फरमान नाम राज ने काफी फुर्ती दिखाई और इमरान पर झपटा, लेकिन रास्ते ही में उसकी ठोकर खाकर दीवार से जा टकराया। नजीब और इमरान ने राज को संभाल लिया। पहले 1 मिनट में दोनों ने मुजाहमत की, लेकिन फिर उनकी वो धुनाई हुई जो अब तक नहीं हुई थी। राज की कलाई टूट गई और मुलाजिम नजीब के नाक मुंह से परनाले की तरह खून बहने लगा। वो दोनों फर्श पर गिरे पड़े थे। टीवी की स्क्रीन भी चकनाचूर हो चुकी थी। इमरान ने राज को गिरेबान से पकड़कर सोफे पर बिठाया, फिर नजीब को हुक्म दिया कि वो फर्श पर बिखरी हुई टिक्का बोटी इकट्ठी करके प्लेट में रखे। चारों नाचार नजीब ने हदायत पर अमल किया। नजीब का बालाई लिबास मुकम्मल तौर पर तार तार हो चुका था। उसके वर्जिशी जिस्म पर बड़े बेहुदा टैटू बने हुए थे। ये टैटू इन लोगों के कारोबार से मुकम्मल मेल खाते थे। इमरान ने टिक्का बोटी राज के सामने रखते हुए कहा, खाओ इसे। राज कराहत का इजहार करता रहा, लेकिन जब इमरान ने पिस्तौल उसके सर पर रखा तो उसने इमरान को खूनी नजरों से देखते हुए एक बोटी मुंह में रखी। इमरान ने दांत पीस कर कहा, कच्चा गोश्त तो तुम्हें बड़ा पसंद है, हर वक्त इस गोश्त में धन से रहते हो। अब ऐसे बुरे मुंह क्यों बना रहे हो? लड़कियों को नोच सकते हो तो ये गोश्त भी खा सकते हो, खाओ वरना खोपड़ा तोड़ दूंगा। वो एकदम भड़क उठा, उसने बोटी थूक दी और दीवाना वार इमरान पर झपटा। उसने इमरान के सीने पर टक्कर रसीद की, फिर उसके हाथों से पिस्तौल छीनना चाहा। इमरान ने यह कोशिश नाकाम बनाई और उसकी गर्दन अपने बाजू के शिकंजे में जकड़ ली। पिस्तौल उसके सर से लगा दिया। ठंडे हो जाओ वरना बिल्कुल ठंडा कर दूंगा, इमरान कर चाहा, लेकिन वो ठंडा नहीं हुआ। मुगल्लज़ात बकता रहा और बड़ी शिद्दत से हाथ पांव चलाता रहा। इमरान ने एक बार फिर उससे वार्निंग दी और फिर गोली चला दी। गोली उसके सर में लगी थी। 1 सेकंड में राज ने हाथ पांव फेंक दिए थे। उसकी दीवानी मुजाहमत यूं खत्म हो गई जैसे कभी थी ही नहीं। साइलेंसर लगे पिस्तौल से ज्यादा आवाज भी नहीं आई थी। इमरान ने बेपरवाही से उसकी लाश फर्श पर फेंकी और अब पिस्तौल मुलाजिम नजीब के सर पर रख दिया। हाँ वही, तुम्हें भी ठंडा होना है या कुछ बकना है? नजीब का चेहरा जर्द हो चुका था। उसकी फटी फटी नजरें अपने बात से हदायतकार राज की लाश पर मरकूज थी। सारी जिंदगी एक्शन और कट कहने वाले की अपनी जिंदगी का सीन पहले ही टेक में ओके हो चुका था। अगले 10-15 मिनट में उस नजीब नामी मुलाजिम ने वो सब कुछ बताया जो हमने पूछा और जो उसे मालूम था। उसकी बातों से एक इंकिशाफ ये भी हुआ कि वो एक बांग्लादेशी मफरूर है और पिछले 10-12 बरस से इंडिया में रह रहा है। बहरहाल उसकी तस्दीक ना हो सकी। इमरान ने उससे पूछा, ऐश्वर्या की हम शक्ल पाकिस्तानी लड़की अब कहाँ है? वो बोला, मेरा ख्याल है उसे अब गोल्डन बिल्डिंग ले गए हैं। ये कौन सी जगह है? ये सारू साहब का प्रोडक्शन हाउस है। टीवी ड्रामों और टेलीफिल्मों वगैरह की शूटिंग होती है, वहां से एक्स्ट्रा भी सप्लाई किए जाते हैं। ये सारू कौन है? बड़े बास हैं, फिल्में बनाते हैं। ऐसी ही फिल्में जैसी यहाँ बनने लगी थी। हर तरह का काम होता है गोल्डन बिल्डिंग में। तुम भी जाते हो गोल्डन बिल्डिंग में? नहीं, वहां हर किसी को जाने की इजाजत नहीं। कोई खास काम हो तो फिर ही बुलाया जाता है। मैं बस 1-2 बार ही गया हूं, लेकिन अंदर की जानकारी मुझे बिल्कुल नहीं। ये सारू साहब इस वक्त कहाँ होगा? मेरा आइडिया है कि गोल्डन बिल्डिंग ही में होंगे। अभी कुछ देर पहले राज साहब को उनका फोन वहीं से आया था। ये अल्फाज कहते हुए नजीब ने एक बार फिर डरी डरी नजरों से राज की लाश देखी। लाश के सर से बहने वाला खून कमरे की दहलीज तक जा रहा था। अगर हम गोल्डन बिल्डिंग में जाना चाहें तो फिर? अगर आपका मतलब है कि आप यहाँ की तरह वहां भी घुसना चाहते हैं तो ये काफी मुश्किल है। वहां बहुत से गार्ड्स होते हैं, सीसीटीवी कैमरे भी लगे हुए हैं। राज साहब की हत्या के बाद तो वहां बिल्कुल रेड अलर्ट हो जाएगा। इसकी फिक्र ना करो, राज की और तुम्हारी मौत का पता अभी किसी को नहीं चलेगा। नजीब के चेहरे पर भी हल्दी फिर गई। वह लर्जा आवाज में बोला, मैं बस एक नौकर हूं, जो हुक्म मिलता है वही करना होता है। इस धंधे में फंस चुका हूं, निकलना चाहूं तो भी नहीं निकल सकता। इन फिल्मों में काम भी करते हो? मैंने उसके कसरती जिस्म पर बने टैटूज देखते हुए कहा। उसकी निगाहें झुक गईं। जी हाँ, कभी कभी। अच्छी नौकरी है, ऐश के लिए पैसा और पैसे के लिए ऐश। तुम्हें तुम्हारे हदायतकार के पास पहुंचाकर हमें यकीनन कोई दुख नहीं होगा। इमरान ने ट्रैगर पर उंगली रखते हुए कहा। नजीब का दम खम बिल्कुल खत्म हो चुका था। उसने खुश्क होंठों पर जुबान फेर दी। मरना नहीं चाहता, अब जो कहेंगे मैं करूंगा। सारों के बारे में और क्या जानते हो? मैंने पूछा।
सुना है वो चंडीगढ़ के रहने वाले हैं, सिख हैं, लेकिन दाढ़ी पगड़ी वगैरह नहीं है। मुंबई के बड़े बड़े लोगों से उनके ताल्लुकात हैं। इनमें फिल्मी लोग भी शामिल हैं और फिल्मों से बाहर के भी। वो 4-5 साल पहले मुंबई आए थे और अब ज़्यादातर यहीं रहते हैं। हम लोगों से बहुत कम मिलते हैं। मैंने भी पिछले 4-5 सालों में उन्हें 3-4 बार ही देखा होगा। जावा को जानते हो? इमरान ने पूछा। वो चौंका, फिर संभल कर बोला, इन्हें कौन नहीं जानता जी। जावा और इस सारू साहब में क्या ताल्लुक है? जावा साहब मुंबई के चंद बड़े डानों में से एक हैं। सारू साहब ऐसे तमाम भाई लोगों से बना कर रखते हैं। जावा साहब से भी इनका मिलना जुलना है या कारोबार में साझेदारी है? इमरान ने जोर देकर पूछा। मैं एक छोटा मुलाजिम हूँ, मुझे ठीक से तो पता नहीं। हाँ, कभी कभी कोई लड़की जावा साहब के जरिए भी सारू साहब तक पहुँचती है। ये आमतौर पर बड़ी एक्ट्रेसों की हम शक्ल लड़कियाँ होती हैं। ये ऐश्वर्या राय की हम शक्ल है, किसके जरिए आई है मुझे इसका भी पता नहीं। बस राज साहब ने इतना बताया था कि यह पाकिस्तानी माल है। राज का जिक्र करते हुए नजीब ने एक बार फिर डरी डरी निगाह उसकी खूंचका लाश पर डाली। इस लड़के के अलावा कोई और पाकिस्तानी भी है या पहले तो कोई नहीं थी? आजकल का पता नहीं। सुना है कि इंडियन फिल्मों में काम मिलने का झांसा खाकर कई पाकिस्तानी और बांग्लादेशी फनकाराएं यहाँ पहुंच रही हैं। उनमें से कुछ को तो वाकई काम मिल जाएगा, बाकी खराब हो जाएंगी। इमरान ने सिगरेट सुलगाने के लिए जेब की तरफ हाथ बढ़ाया, लेकिन फिर फौरन ही समझ गया कि वो ऐसा नहीं कर सकता। हम दोनों के चेहरों पर मास्क थे। वो कुर्सी पर बैठते हुए नजीब से मुखातिब हुआ। हम आज रात इस गोल्डन बिल्डिंग की सैर करना चाहते हैं, तुम्हारा क्या ख्याल है? ये किस तरह मुमकिन है? मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता जी। अगर तो आपकी फिल्म लाइन के किसी बड़े से वाकफियत है तो कोई तरीका निकल सकता है। हमारी किसी बड़े छोटे से वाकफियत नहीं, मैंने कहा। इमरान बोला, अच्छा इस बात को एक और तरीके से करते हैं। मैं तुम्हें पूरा यकीन दिला सकता हूं कि मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तो मैं तुम्हारे इस कमीने डायरेक्टर के साथ लंबा लिटा कर यहां से जाऊंगा और ये बात 100% तय है। तुम्हें सिर्फ एक सूरत में राहत मिल सकती है, तुम हमें किसी तरह इस गोल्डन बिल्डिंग के अंदर पहुंचा दो। बेहतर है कि तुम यूं समझो कि तुम्हें खुद इस बिल्डिंग में घुसना है और अपनी जान बचानी है। मैं कसम खाता हूं जी। कसम खाने से कुछ नहीं होगा। इमरान ने सख्ती से उसकी बात काटी। मैं तुम्हें सोचने के लिए सिर्फ 10 मिनट देता हूं, इसके बाद बगैर किसी वार्निंग के तुम्हें शूट कर दूंगा। इमरान ने धक्का देकर बॉडी बिल्डर नजीब को कमरे के बाथरूम में फेंक दिया और दरवाजा बाहर से बंद कर दिया। नजीब की अच्छी तरह तलाशी ली जा चुकी थी। उसके पास कोई ऐसी शय नहीं थी जिससे वो किसी से राब्ता कर सकता। क्या तुम वाकई इसे मार दोगे? अगर मदद कर सकने के बावजूद इसने मदद नहीं की तो मार भी देंगे। खसकम जहां पाक, इसके पिंडे पर बने हुए टैटू देखे हैं तुमने? वैसे मुझे उम्मीद है कि वो अपनी जान बचाने में कामयाब हो जाएगा। ये तुम किस तरह कह सकते हो यार? छठी हिस्स भी कोई चीज होती है और मेरे पास 2-2.5 हिस्से और भी हैं। आखिर चिड़ेला हूं यार मैं, और वो भी टीवी चैनल का। हम उड़ती चिड़िया के पर गिनते हैं। वैसे यार एक बात मेरी समझ में कभी नहीं आई, उड़ती चिड़िया के पर क्यों गिने जाते हैं? उड़ते चिड़े के क्यों नहीं गिने जाते? जल बिन मछली ही क्यों होती है? मछला क्यों नहीं होता? अल्लाह मियाँ की गाय ही क्यों होती है? अल्लाह मियाँ का बैल क्यों नहीं होता? मुहावरे बनाने वालों का ज्यादा जोर भी सिन्फे नाज़िकी पर चला है। हम बातें कर रहे थे और मास्क बदस्तूर हमारे चेहरों पर मौजूद थे। इसी दौरान में कुत्ते की आवाज आई, वही अल्सेशन जिसे इमरान ने पलक झपकते में राम कर लिया था। वो किसी तरह अंदर आ गया था। कुछ ही देर बाद वो कमरे में आ गया और डायरेक्टर राज की लाश के खौफनाक मंजर पर तवज्जो दिए बगैर इमरान के कदमों में लोट लगाने लगा। देखा ना मेरी 8.5 हिस्सियात का कमाल, इसको कहते हैं हाथ कंगन को आरसी। क्या लो देखो, इस मुहावरे में फिर सिन्फे नाजुक आ गई। आरसी शीशे को यानी आईने को कहते हैं। तो यार आईने से ज्यादा नाजुक और कौन होगा? आरसी की बोतल ही को देखो, 1 सेकंड में टूटनी है। वो बेतुकी हाँक रहा था। इसी दौरान में अंदर से नजीब दरवाजा खटखटाने लगा और इमरान को चुप होना पड़ा। मैंने आगे बढ़कर दरवाजा खोला। इमरान ने पिस्तौल हाथ में ले लिया। नजीब का चेहरा पसीने से तर था। वो एकदम टूटा हुआ नजर आता था। उसने मेरा खून आलूद मुंह अच्छी तरह धो लिया था, फिर भी नथनों और होंठों से खून का रसाव मौजूद था। उसने इमरान से बहस करना मुनासिब नहीं समझा। वो देख चुका था कि इमरान ने सिर्फ एक वार्निंग के बाद राज को गोली मार दी थी और नजीब को एक वार्निंग मिल चुकी थी। वो इमरान के इशारे पर कुर्सी पर बैठ गया और बोला, ये जगह पुलिस की नजरों में आ गई है। मुझे लगता है कि अब यहाँ शूटिंग नहीं होगी। सारू साहब को कोठियों की कौन सी कमी है? शूटिंग का कुछ सामान अभी यहीं पड़ा है। कुछ देर में प्रोडक्शन हाउस है, मेरा मतलब है गोल्डन बिल्डिंग से लोडर सामान छोड़कर वापस आएगा और बाकी का सामान ले जाएगा। ये क्लासरूम का फर्नीचर और है, दूसरी चीजें हैं। अब किसी तरह इस लोडर में सवार हो जाए, गोल्डन बिल्डिंग में पहुंच जाएंगे। इसी दौरान में डायरेक्टर राज के मोबाइल की बेल होने लगी। मोबाइल छोटी मेज पर धरा था। इमरान ने नजीब को इशारा किया। उसने कॉल रिसीव की।
जी हाँ जी हाँ, वो जरा बाथरूम में है। ठीक है, आप भेज दें, हम यही हैं। ओके ओके। कौन था? इमरान ने पूछा। गोल्डन बिल्डिंग के गोदाम का मैनेजर, कह रहा था कि लोडर वापस आ रहा है। कितनी देर में पहुंचाएगा? ज्यादा से ज्यादा 20 मिनट में। ठीक है, हमें कुछ असलिया चाहिए। कोई चीज मिल जाएगी यहाँ से? नजीब कुछ देर तजर्जुम में रहने के बाद बोला, ये कोठी राय साहब के बहनोई की है, वो आजकल इंडिया से बाहर हैं। मेरा ख्याल है कि कम से कम एक राइफल आपको यहाँ से जरूर मिल जाएगी। नजीब की मदद से हमने कोशिश की और एक बेडरूम की अलमारी में से एक की बजाय 2 राइफलें बरामद हो की। दोनों छोटी नाल वाली रशियन राइफलें थीं, एक ऑटोमेटिक, दूसरी सेमी ऑटोमेटिक। फालतू राउंड्स भी मौजूद थे। कुछ देर बाद मेन गेट की तरफ से हार्न की आवाज सुनाई दी। हम सब कुछ पहले ही तय कर चुके थे। नजीब ने अंदर ही से बटन दबाकर मेन गेट खोल दिया। हमने खिड़की में से देखा, लोडर अंदर आकर पोर्च में रुक गया। तनुमा ड्राइवर उतरा, वो शक्ल ही से छटा हुआ बदमाश लगता था। मुंबई की जुर्म ज़दा गलियों का मखसूस चेहरा, रंग सांवला, कानों में मुर्कियां, टेक्निकलर शर्ट है। नजीब ने खिड़की में से उसे आवाज दी, अंदर आ जाओ मोहन। कहाँ हो? उसने कहा और झूमता हुआ सा कमरे की तरफ बढ़ा। वो बेखबर था कि यहाँ एक बड़ी मुसीबत उसका इंतजार कर रही है और उसकी आज की रात सख्त तकलीफ और अजियत का शिकार होने वाली है। वो कमरे में आया और मंजर देखकर शशतर रह गया। नजीब दीवार के साथ लर्जा पर अंदाम खड़ा था। इमरान के हाथ में राइफल थी और फर्श पर राज की बेगौर कफन लाश पड़ी थी। लाश देखकर मोहन बुरी तरह बिदका और इज़्तिरारी कैफियत में वापस भागा।